balancing of machines. Our topic will be balancing of machines. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मशीन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मशीन। तो मशीन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मशीन कोई कॉम्बिनेशन है डिफॉर्मेबल बॉडी या रेजिस्टेंट बॉडीज का। रेजिस्टेंट बॉडीज कॉम्बिनेशन है कई रेजिस्टेंट बॉडीज का। एक बॉडी हमने देखी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में हमने बताया बॉडी एक ऐसी बॉडी है, इस प्रकार का कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस पर जो डिफॉर्मेशन होगा वो उसकी एक्चुअल शेप के कंपैरिजन में बिल्कुल कम होगा या नेग्लिजिबल होगा। तो रिजिड बॉडी को हमने डिफाइन किया, बॉडी इन विच देयर इज नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप, इट इज नोन एज रिजिड बॉडी। नेक्स्ट बॉडी इज रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी में अगर कोई बॉडी इस टाइप की है जो हमारे पर्पस के लिए रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करे। पर्पस के लिए रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करने का मतलब, एक रोप से अगर हम कोई वेट उठाएं, अगर एक कोई वेट पुल किया जाए तो उस वेट पुलिंग के दौरान वो बॉडी जो है वो हमको रेजिस्टेंट बॉडी की तरह बिहेव करेगी। वहीं अगर उसी बॉडी पर कॉम्प्रेसिव लोड लगाया जाए, अगर इस रोप को ऐसे दबाया जाए तो वो स्लैप हो जाएगी। दैट मीन्स दैट बॉडी, दैट रोप इज नॉट रिजिड अंडर कॉम्प्रेशन बट दैट इज रिजिड अंडर टेंशन। तो इस प्रकार की बॉडी जो किसी एक पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करे, उसको हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी बोलेंगे। तो मशीन अपने पास जो है, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मशीन। मशीन है क्या? तो मशीन की डेफिनेशन आई, मशीन इज एन असेंबली ऑफ रेजिस्टेंस एनी पर्पस, एनी मैकेनिकल पर्पस। मशीन कोई भी एक ऐसी युक्ति है जो कई रेजिस्टेंट बॉडी ला के बनाई जाएगी, उनके कॉम्पोजिशन से मिलेगी और हमारे लिए कोई यूजफुल वर्क देगी। यूजफुल वर्क, तो मशीन बनाने का सोल पर्पस जो होगा वो यूजफुल वर्क ऑब्टेन कर रहा है। कोई भी मशीन हमको कोई लाभदायक कार्य करके देगी। जैसे हमने वर्कशॉप में ड्रिलिंग मशीन या लेथ मशीन देखी तो उनसे हमको एक सर्टेन यूजफुल वर्क मिला। मशीन की डेफिनेशन है असेंबली ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज बीइंग यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एन यूजफुल वर्क, कोई लाभदायक कार्य करके देगी। सेकेंड कॉम्पोजिशन जो है दैट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है रेजिस्टेंट बॉडी का कॉम्पोजिशन ही होगा, यानी कई रेजिस्टेंट बॉडीज को कंपाइल करने के बाद एक मैकेनिज्म हमको मिलेगी। पर्पस केवल ये होगा कि मशीन का जो मोटो था, मशीन का जो उद्देश्य था मशीन बनाने का, वो था यूजफुल वर्क को ऑब्टेन करना, मतलब हमको उससे कोई लाभदायक कार्य मिले। वहीं मैकेनिज्म जो होगी वो मोशन ट्रांसमिशन के लिए होगी, गति पारिषण के लिए। मोशन ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक पार्ट, अगर कोई इनपुट मोशन है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दिस इज आवर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में दिस इज क्रैंक having an angular motion, this is connecting rod or coupler, and this is known as slider which has reciprocating motion. This part is slider. So this slider crank mechanism is combination of different resistant bodies also known as link. ये जो resistant bodies की हम लोग बात कर रहे थे, इन्हीं को हम लोग link बोलते हैं। इसका मतलब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर नंबर ऑफ लिंक्स हम काउंट करें, लिंक का डेफिनेशन आया कि ऐसे कोई पार्ट्स किसी मशीन या मैकेनिज्म के, ऐसे कोई भी पार्ट जिनमें आपस में रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति हम लोग लिंक बोलेंगे। तो इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में देखा जाए, फर्स्ट लिंक विल बी फिक्स्ड ग्राउंड लिंक। यहाँ पर हमने देखा कि क्रैंक, जो इस क्रैंक बियरिंग पे लगाया गया, ये फिक्स है। सेकंड सिलेंडर भी फिक्स है। तो एक हमारे पास हो गई फिक्स लिंक। दूसरी लिंक हमारा क्रैंक का यहाँ पर आपको रोटेशनल मोशन मिलेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन। कनेक्टिंग रॉड या कपलर जो हमारे पास है वो इस क्रैंक के सिरे को
स्लाइडर से कनेक्ट करेगा और इस पे आपको रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मिलेगा। तो मशीन और मैकेनिज्म जो दोनों ही होंगे वो रेजिस्टेंट बॉडीज के कंपोजिशन होंगे। डिफरेंस केवल ये होगा कि मशीन की जो बात की जाएगी दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइड अस यूजफुल वर्क, और मैकेनिज्म जो है वो एक सर्टेन मोशन या सर्टेन फोर्स ट्रांसफर करेगी। गति पारेषण या बल पारेषण के लिए अगर रेजिस्टेंट बॉडीज के कंपोजिशन की बात की जाएगी तो इसको हम लोग मैकेनिज्म बोलेंगे। तो टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स। अभी तक हमने देखा कि मशीन या मैकेनिज्म वो कई पार्ट से मिलके बनी होगी। अब इसके जो भी पार्ट्स होंगे उनको हमने लिंक बोला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक्स हमने देखा, 1 फिक्स लिंक, सेकंड क्रैंक, थर्ड कनेक्टिंग रॉड एंड फोर्थ दिस स्लाइडर। तो इस पर हमने देखा कि हमारे पास जो भी मशीन या मैकेनिज्म होगी उसके कुछ पार्ट्स हो सकता है स्टेशनरी हों और कुछ मोशन में होंगे। स्टेशनरी पार्ट लाइक दिस ग्राउंड लिंक, ये बियरिंग और ये सिलेंडर, ये हमारी फिक्स लिंक हो गई। इनका कोई मोशन नहीं हो रहा है अपने आप में, मतलब कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं हो रहा है। इट विल मूव रिलेटेड टू अनदर लिंक। सेकेंड लिंक, लिंक नंबर 2 जो क्रैंक है हमारा, क्रैंक में मोशन हो रहा है। लिंक नंबर 3 कपलर, कपलर का भी मोशन हो रहा है। और ये जो लिंक है हमारा स्लाइडर, लिंक नंबर 4, इन तीनों का मोशन हो रहा है। लिंक नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों मोशन में है। इस पर हमने देखा इस क्रैंक का जो मोशन है दैट इज रोटेशन। टाइप ऑफ मोशन हियर इज रोटेशन, यानी क्रैंक एक इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से रोटेशनल मोशन करेगा। वहीं पर अगर स्लाइडर को देखा जाए तो स्लाइडर अपनी एक्सिस पर इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पश्चाग्र गति। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पश्चाग्र गति। अगर लिंक नंबर 3 की बात की जाए, कपलर या कनेक्टिंग रॉड, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा कि कपलर का जो मोशन होगा दैट विल बी नाइदर प्योर रोटेशन नॉर प्योर ट्रांसलेशन। यहाँ कपलर का जो मोशन होगा दिस विल बी फॉर लिंक नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड और कपलर। कपलर का जो मोशन हमको मिलेगा दैट विल बी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पर जब पिस्टन हमारी इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी तो कपलर हमारा जो है वो इस तरह से चलेगा, आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका मोशन ऐसे होगा लाइक दिस। सो दिस मोशन विल बी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इस मोशन को हम लोग बोलेंगे जनरल प्लेन मोशन। यानी कोई भी बॉडी अगर रोटेशन कर रही है साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो रहा है तो उस मोशन को बोला जाएगा जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। सो इन दिस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, लिंक नंबर 1 which is fixed link, this bearing as well as this cylinder. Link number 2 crank. Crank is having pure rotational motion. Pure rotational motion. This is only rotating about this center. लिंक नंबर 4 स्लाइडर जो हमारा है उसका केवल मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन लाइक दिस, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। लिंक नंबर 3 जो है कपलर, उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन आपको दोनों देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स दिस मोशन इज जनरल प्लेन मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स की बात क्यों की गई, वाई दिस बैलेंसिंग इज नीडेड फॉर अ मशीन और अ मैकेनिज्म। हमने ये देखा according to Newton's second law, न्यूटन सेकेंड लॉ ने हमको बताया द अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम, लेट दिस इज p. So F will be proportional to dp by dt, where F is the force applied and p is its linear momentum, that means product of mass and velocity, mass of the body and velocity of the body, p. यहाँ से हमने देखा F proportional to d by dt, p let the velocity is v, mv. If the system is of fixed mass, m will be constant
So this F will be proportional to m dv by dt. m dv by dt m हमारा कांस्टेंट था, ये हमको मिला. दिस dv by dt, ये dv by dt जो है v यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी थी, तो dv by dt हमको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी dv by dt, दिस इज नोन एज instantaneous acceleration of the body. Instantaneous acceleration of the body. That means F will be proportional to m a, or F equals to k m a. If this proportionality constant k becomes 1, then F will be equal to m a, where F is applied force, m is the mass of body, and a is rate of change of linear velocity, that is acceleration, or it may be retardation also. Acceleration. Law of inertia हमको बताया लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमने देखा कि अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगा, और अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, इट विल रिटेन इट्स स्टेट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो यहाँ पर हमने देखा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर किसी भी पार्ट को अगर देखा जाए, link number 1, 2 is crank, 3 is coupler, and this is slider. तो इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे है हमारा. अब अगर इस पिस्टन का अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेट दिस पिस्टन स्टार्ट मूविंग राइटवर्ड, अगर ये राइट साइड जाएगा तो लिंक नंबर 2 हमारा जो क्रैंक है ये क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. जब पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो ये क्रैंक क्लॉकवाइज स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने इस सारी लिंक्स के, लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड, इसके मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसका मोशन हो ही नहीं रहा था. लिंक नंबर 2 जो है इस पिस्टन के आगे चलने की वजह से, जब ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ी तो लिंक नंबर 2 हमारा जो क्रैंक है वो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करने लगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो यहाँ पर हमने देखा अगर इस पिस्टन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की जाए, सो इनिशियली इट वाज एट रेस्ट. पिस्टन प्रारंभिक अवस्था में विराम की अवस्था में था, यानी इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी हमने इसको v तक पहुंचाया. दैट मीन्स इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन विल बी dv by dt. रेखीय त्वरण पिस्टन का dv अपॉन dt हो गया. त्वरण हमने इसलिए बोला क्योंकि 0 से वेलोसिटी बढ़ी है. अगर v से 0 इसका रिवर्स प्रोसेस होता तो दिस dv by dt देन इट विल बी नोन एज रिटार्डेशन या मंदन. सेकेंड, यहाँ पर हमने देखा इसके v वेलोसिटी से आगे चलने से ये जो इनिशियली रेस्ट की स्टेट में था इसने ओमेगा वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ फ्रॉम 0 टू ओमेगा. अगर इस ओमेगा के चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. जिस प्रकार यहाँ पे मोशन जो था वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन था, 0 से ये v वेलोसिटी पे पहुंच गई, v वेग से चलने लगी, तो हमने बोला कि ये हमारा एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. वहीं पे देखा कि इसके आगे चलने की वजह से कपलर ने इसको पुश किया, कपलर ने इसको पुल किया, और लिंक नंबर 2 क्रैंक जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगा. तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ 0 से ओमेगा. दैट मीन्स उसी t सेकेंड में जितने टाइम में ये वेलोसिटी 0 से v हुई, उतने ही टाइम में इस क्रैंक की वेलोसिटी 0 से ओमेगा हो गई, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमको मिला d ओमेगा बाई dt. d ओमेगा बाई dt. अब हमने देखा जब ये स्टार्ट करना शुरू करेगा, ये
ए की वैल्यू या ये अल्फा की वैल्यू, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन या एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक, ये कब चेंज होगा? जब इन v और ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो जाए। ये 0 से अभी v है, मान लीजिए v 10 मीटर पर सेकेंड है, सो दिस डिफरेंस विल बी 10 माइनस 0, तो उसी t सेकेंड में इसका जो चेंज हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हो गया। यहाँ पर अगर हमने देखा लेट दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, 5 रेडियन पर सेकेंड, तो उसी t टाइम में इसका जो चेंज हुआ वो 5 रेडियन पर सेकेंड का हुआ। तो यहाँ पर हमने ये देखा न्यूटन के प्रथम नियम से, लॉ ऑफ इनर्शिया से, कि इस पिस्टन और इस क्रैंक, अभी इन्हीं दोनों की बात करते हैं, लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 2, इन्होंने अपनी मोशन का अपोज किया। कोई फोर्स होगा जो इनको चला रहा होगा, तो अपने इनर्शिया की वजह से इन्होंने अपनी स्टेट के चेंज का, स्टेट चेंज का मतलब है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट हैविंग लीनियर वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0। तो किसी फोर्स ने इस वेलोसिटी को बढ़ा के 0 से v कर दिया और उसी फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी 0 से ओमेगा हो गई। तो अब हमने बात की कि इनर्शिया कितना ऑफर किया होगा, इसी लॉ से हमने देखा यहाँ पर a F इक्वल्स टू ma, अगर पिस्टन के लीनियर मोशन की बात की जाए तो यहाँ पर a जो है ये हमारा लीनियर एक्सीलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम t में, जितना ज़्यादा 0 से v ये बढ़ जाएगा। अगर ये 10 है तो डिफरेंस 10 का हुआ, अगर v 15 हो गया तो डिफरेंस 15 का हो गया, यानी हमारे a की वैल्यू बढ़ेगी। a की वैल्यू बढ़ेगी मतलब हमको उसी बॉडी को चलाने के लिए फिर f ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर a बढ़ा तो बॉडी का मास m फिक्स है, a अगर हमको बढ़ाना है, एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा जनरेट करना है बॉडी में, तो फिर f फोर्स की वैल्यू हमको बढ़ानी पड़ेगी। यही फोर्स ma जो है, दिस फोर्स ma इज नोन एज इनर्शिया फोर्स। ma इज नोन एज इनर्शिया फोर्स, जड़त्व बल बोलेंगे इसको। इससे देखा जाए F इक्वल्स टू ma हमने लिखा F माइनस ma इक्वल्स टू 0 और F प्लस माइनस ma इक्वल्स टू 0। So this equation is F plus minus ma equals to 0. This seems that sigma F equals to 0, where sigma is summation of all the forces acting on a particular body. Let this is body number 4 slider. तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमको बता रहा है कि इन F और ma का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। वो हमको ऊपर से भी दिख रहा था, F इक्वल्स टू ma का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं। हमने ए एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए F फोर्स लगाया, सिग्मा F इक्वल्स टू 0 माइनस ma जो ये फोर्स है, इसी को हमने बोला इनर्शिया फोर्स या रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। दिस फोर्स इज रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इसलिए क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस वाज इनर्शिया फोर्स। वहीं पर अगर इसकी बात की जाए, बॉडी नंबर 2 जो हमारा क्रैंक है, so crank is having angular motion here. Newton's second law can be written as torque is proportional to d by dt of j, d by dt of j, where tau is torque and j is angular momentum. J is angular momentum, कोणीय संवेग। तो अब हम लोग रेखीय गति से कोणीय गति की तरफ आ रहे हैं। अभी हमने 0 से v की बात की, तो हमने देखा इनर्शिया फोर्स ma हमको मिला अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस क्रैंक लिंक नंबर 2 की एंगुलर मोशन। तो यहाँ से हमने देखा टाउ प्रोपोर्शनल टू d by dt एंड j is I into omega. Angular momentum of the body is product of moment of inertia and angular velocity omega. This moment of inertia of the body, if the body is of mass m, so tau will be proportional to d by dt. I is mk square into omega, where m is mass of link number 2, that is crank,
एंड k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज टाउ प्रोपोर्शनल टू, दिस इज I d by dt of omega, tau proportional to I d omega upon dt, this is alpha, tau proportional to I alpha, और tau equals to I alpha if proportionality constant again becomes to 1, tau equals to I alpha. यहाँ पर हम लोग फिर उसी तरह से tau प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0. This minus alpha is known as inertia couple. Inertia couple. This minus alpha, जैसे वहां पर माइनस एम हमारे था इनर्शिया फोर्स, उसी प्रकार एंगुलर मोशन के लिए माइनस अल्फा हमारा हो गया इनर्शिया कपल. इनर्शिया फोर्स हमने देखा मास ऑफ द बॉडी और लीनियर एक्सेलरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट था. जहां पर हमने देखा इनर्शिया कपल, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इनका प्रोडक्ट है आई अल्फा. अब इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखेंगे, बैलेंसिंग से इनका क्या रिलेशन है. लेट दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m. एक शाफ्ट पर हमारे पास ये डिस्क है. हम लोग बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. ये डिस्क m मास की, बियरिंग यहाँ पर है a और b. इस डिस्क का मास m. मान लीजिए ये शाफ्ट हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, यहाँ से देखने पर क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका हमने मान लिया यहाँ पर है एट ए डिस्टेंस e फ्रॉम एक्सिस ऑफ शाफ्ट. e जो है वो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस से जितनी दूरी पर है वो दूरी e. तो हमने देखा कि जब ये घूमेगी, जब ये डिस्क घूमेगी यानी मोशन में आएगी, तो यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसका मोशन हो रहा है. अगर हमने कोई टाइम इंटरवल लिया t सेकंड का, तो हमने देखा कि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, t सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई. तो ओमेगा होने की वजह से एक फोर्स इस डिस्क पर इसके सेंटर की तरफ लगेगा, जिसको हम लोग बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाएगा, लाइक दिस m, दिस डिस्टेंस e एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, एम ई ओमेगा स्क्वायर. ये एम ई ओमेगा स्क्वायर का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इस पर बाहर की तरफ लगेगा. अगर इसका ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, अगर ये सेंटर ऑफ मास इसी शाफ्ट की एक्सिस पर आ जाएगा तो यहाँ पर वाइब्रेशन की टेंडेंसी नहीं आएगी. अगर जैसे जैसे ये बाहर शिफ्ट होता जाएगा, अगर ये पॉइंट इसी पे आ गया तो E विल बी 0. दैट मीन्स दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देन विल बी इक्वल टू 0. अगर ये एसेंट्रिसिटी आएगी इसकी एक्सिस से E पॉइंट पर, E डिस्टेंस पर, ये सेंटर ऑफ मास है, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ई ओमेगा स्क्वायर. हमने ये देखा कि इनर्शिया फोर्स जो हमारे पास है दैट इज एम ए एंड इनर्शिया कपल दैट इज आई अल्फा. जब भी कोई मशीन चलेगी या मैकेनिज्म चलेगी तो उसमें मोशन होगा. यहाँ पर ऐसे पार्ट जो ट्रांसलेशन में है उसके लिए लीनियर एक्सेलरेशन a, और ऐसे पार्ट जो रोटेशन में है उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब हमने देखा कि ये इनर्शिया फोर्स कब बढ़ेगा. अगर
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, तो m इज ऑलरेडी कांस्टेंट, a विल आल्सो बी कांस्टेंट, दिस ma विल बी कांस्टेंट, दैट मीन्स इनर्शिया फोर्स विल बी कांस्टेंट। इनर्शिया फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ चेंज ना हो। फोर्स टाइम के साथ चेंज होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये चार चीज़ें टाइम के साथ नहीं बदलती तो उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फोर्स। यानी अगर यहाँ पर ए कांस्टेंट रहता है, ए कांस्टेंट रहने का मतलब dv/dt इज कांस्टेंट, सो दिस ma विल बी कांस्टेंट। ma अगर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब इनर्शिया फोर्स कांस्टेंट। उसी प्रकार अगर कोई पार्ट रोटेशन में है तो वहाँ पर हमने बात की इनर्शिया कपल की। इनर्शिया कपल इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। I is constant, mk square depends on the radius of gyration and mass of the body. Alpha is angular acceleration. Angular acceleration is d omega by dt. d omega by dt. अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तो इनर्शिया कपल भी कांस्टेंट होगा। यानी उस कंडीशन में यहाँ पर जो हमको फोर्सेस मिलेंगे वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। इस प्रकार के फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फोर्सेस। These type of forces will be known as static forces. Static forces. वही हमने देखा अगर टाइम के साथ इसका एक कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरी करता है टाइम के साथ, दैट मीन्स दिस a is function of time. a is function of time and similarly alpha angular acceleration is also function of time. अगर ये बदलता रहता है, a भी बदल रहा है टाइम के साथ और अल्फा भी बदल रहा है टाइम के साथ, तो ये एफ आई और टाउ आई, इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल, इनकी वैल्यूज जो हैं वो टाइम के साथ बदलती रहेंगी। और इस तरह के लोड्स को हम लोग बोलेंगे डायनामिक फोर्सेस। डायनामिक फोर्सेस यानी मशीन पार्ट्स पर ऐसे इनर्शिया फोर्स जो टाइम के साथ बदलते रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फोर्सेस। टाइम के साथ क्योंकि ए बदलेगा, अल्फा बदलेगा, इसलिए एफ आई बदलेगा और टाउ आई बदलेगा। यहीं से हमारी वाइब्रेशन की नीड जो है वो जनरेट होती है। जैसे जैसे ये डायनेमिक फोर्स चेंज हो गए टाइम के साथ, वैसे वैसे इस शाफ्ट की बियरिंग पर, बियरिंग ए और बी पे जब ये रोटेट करेगा, सो दिस फोर्स m ई ओमेगा स्क्वायर, अभी ये ऊपर दिख रहा है, जब ये डिस्क घूमेगी, जब घूम के इधर आएगी तो ये फोर्स इधर हो जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वो डायनेमिक फोर्स हो गया। अगर ओमेगा चेंज होता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। तो ये डायनेमिक फोर्स जो है ये हमारी बियरिंग पर रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अभी ये एम ई ओमेगा स्क्वायर ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी, रिएक्शन ऑन बियरिंग्स, रिएक्शन फ्रॉम बियरिंग्स, आर ए और आर बी। अगर यही एम ई ओमेगा स्क्वायर फोर्स इधर आ गया सामने की तरफ, तो ये बियरिंग का रिएक्शन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो ऐसे कोई भी फोर्स जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फोर्सेस। अब इन डायनेमिक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड समय के साथ जब चेंज होता जाएगा तो इससे मशीन्स को प्रॉब्लम क्या आएंगी। जैसे हमारी मशीन का फाउंडेशन जो है, अगर ये डायनेमिक फोर्सेस चेंज हुए, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी ये फोर्स चेंज होगा तो इस रिएक्शन को चेंज होना पड़ेगा, यानी सपोर्ट को कभी कम रिएक्शन देना पड़ेगा, कभी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से वहाँ एक तो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होंगे। सेकेंड, नॉइजी ऑपरेशन हो जाएगा, वाइब्रेशंस मिलेंगे और नॉइजी ऑपरेशन मिलेगा। थर्ड, अगर ये वाइब्रेशंस इनको ना रोका गया, इन डायनेमिक फोर्सेस की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको अगर ना रोका गया तो ये हमारी मशीन की लाइफ को भी कम कर देंगे, रिड्यूसेस लाइफ ऑफ मशीन। इन वाइब्रेशंस, इन अनबैलेंस फोर्सेस, डायनेमिक फोर्सेस की वजह से हमारी मशीन में वाइब्रेशंस जनरेट होंगे, आवाज़ आएगी, मशीन जब चलेगी तो आवाज़ के साथ चलेगी और मशीन की लाइफ भी कम हो जाएगी। तो मशीन की लाइफ को बढ़ाने के लिए और आवाज़ को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए इन डायनेमिक फोर्सेस को
बैलेंस करना जरूरी है। डायनामिक फोर्सेस को बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस करने का मतलब है कि अगर कोई फोर्स जनरेट हो रहा है लाइक दिस एम ई ओमेगा स्क्वायर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक उतना ही फोर्स ऐसे लगाया जाए जो इसके प्रभाव को निष्क्रिय कर दे, जो इसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी मशीन के जो पार्ट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। मशीन में कोई भी लिंक या कोई भी एलिमेंट जो आपको मिलेगा उनमें मोशन जो है वो या तो रोटेशन हो सकता है या ट्रांसलेशन हो सकता है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। रोटेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, दैट इज नोन एज जनरल प्लेन मोशन। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। रोटेटिंग मास का एग्जाम्पल है जैसे अपने पास टरबाइन रूटर है। टरबाइन रूटर पर इस तरह से ये ब्लेड्स लगाई जाएंगी, इनमें कुछ मास होगा और ये जब रोटेट करेंगी इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से, तो ये सारे मास रोटेट कर रहे हैं हमारे इस एक्सिस के अबाउट। तो वहाँ पर इनके द्वारा सेट किया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा लाइक दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले हम लोग देख रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस में ये हमारे पास एक एक्सिस और ये मास जो है इस मास को हमको बैलेंस करना है। लेट दिस मास इज m एंड दिस डिस्टेंस इज e। e जो डिस्टेंस है वो इसके इस मास के सेंटर ऑफ मास से ये जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट है इससे हमारी इसेंट्रिसिटी है या दूरी है, इसको आर्म बोलेंगे me, और ये इस प्रकार से रोटेट कर रही है हमारे पास। सो द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड। दिस विल बी, लेट दिस इज ओमेगा, दिस विल बी m e ओमेगा स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो इस मास को बैलेंस करने के लिए इसी लाइन पर एक सेकेंड मास अटैच किया जाए, क्योंकि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ पर जो मास अटैच किया गया इस मास को हमने लगाया इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। इस मास को बोला mb, बैलेंसिंग मास। लेट दिस डिस्टेंस इज eb। तो ये इस मास को हम बोलेंगे डिस्टर्बिंग मास, जिसकी वजह से अनबैलेंस प्रोड्यूस हुआ, एंड दिस mb विल बी नोन एज बैलेंस्ड मास। अब यहाँ पर इन दोनों मासेस को एक ही एक्सिस पे लगाया गया जो एक्सिस ओमेगा से घूम रही है, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स me ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ हो गया। यहाँ पर ये आपको मिलेगा mb eb ओमेगा स्क्वायर। अगर ये सिस्टम बैलेंस कंडीशन में होगा तो me ओमेगा स्क्वायर ये फोर्स और mb eb ओमेगा स्क्वायर ये फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स कंडीशन अपने पास आएगी m e ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mb eb ओमेगा स्क्वायर और m इंटू e इक्वल्स टू mb eb।
m इंटू ई, ये m हमारे पास मास होगा, e ये डिस्टेंस होगी, इसको मेजर कर लेंगे, सो m ई प्रोडक्ट मिल जाएगा, m बी ई बी की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी, ये वैल्यू मान लीजिए हमको मिलती है 20, तो हम एक सर्टेन डिस्टेंस 2 मीटर पर 10 kg का मास एम बी लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। यानी ई बी सिलेक्ट करने के बाद एम की वैल्यू अलग अलग आपको मिलती जाएगी। अगर बैलेंसिंग इस प्रकार से की गई है कि जहाँ पर ये डिस्टर्बिंग मास हमारा है वहीं पर बैलेंस मास लगाया गया, तो इस टाइप की बैलेंसिंग को हम लोग बोलेंगे इंटरनल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंसिंग जहाँ पर डिस्टर्बिंग मास लगा है उसी की एक्सिस पर अपोजिट साइड हमने लगा दिया बैलेंस मास, तो दिस बैलेंसिंग विल बी नोन एज इंटरनल बैलेंसिंग। आंतरिक संतुलन इसको बोला जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपने पास ये भी हो सकता था कि इसी डिस्टर्बिंग मास m को बैलेंस करने के लिए अगर हमारे पास स्पेस रेस्ट्रिक्शन है, मतलब मशीन में जहाँ पे ये मास लगा हुआ है, सपोज करिए वहाँ दूसरा मास अटैच करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है, दिस इज E, ये जो बैलेंस मास हमने यहाँ पर लगाया, सपोज करें कि वहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो फिर इस मास को हम बैलेंस करेंगे एक या दो ऐसे मासेस के थ्रू जो इस पोजीशन पर ना लगा के ऊपर या नीचे लगा दिए जाएं। अगर हमने एक मास को ऊपर लगाया, इस मास को यहाँ पर लगाया, दिस मास इज MB1 एंड इसेंट्रिसिटी EB1, EB1 दूरी पे लगाया, तो हमने ये देखा कि ये फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये फोर्स हमको मिलेगा ME ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड यहाँ पर ये फोर्स मिलेगा MB1 EB1 ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस एक्सिस। तो ये फोर्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि इन दोनों फोर्सेस ने मिला के एक कपल बना दिया, और कपल बना तो वो सिस्टम फिर से अनबैलेंस हो गया। इस टाइप की बैलेंसिंग को करने के लिए हम यहाँ पर एक सेकंड बैलेंसिंग मास और लगाएंगे MB2, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी EB2। इस कपल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर एक बैलेंस मास और लगा दिया, तो ये बैलेंसिंग जो है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बैलेंसिंग। दिस बैलेंसिंग इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये देखा गया कि इंटरनल बैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल एवरीवेयर। जहाँ पर स्पेस रेस्ट्रिक्शन होगी वहाँ पर हमको इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इन जनरल सेंस बैलेंसिंग मीन्स एक्सटर्नल बैलेंसिंग। जब भी हम बैलेंसिंग की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल बैलेंसिंग। सो अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस में हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल दो स्टेप होंगे अपने पास। पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनर्शिया फोर्सेस और इनर्शिया कपल। कैलकुलेशन ऑफ इनर्शिया फोर्सेस एंड इनर्शिया कपल टाउ आई। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किस अमाउंट को हमको बैलेंस करना है। Fi जो हमारा फोर्स है, इनर्शिया फोर्स, और टाउ आई जो है वो इनर्शिया कपल। हमने ये देखा कि ये दोनों डायनेमिक फोर्सेज हैं, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इनको हमको बैलेंस करना है। सेकेंड पॉइंट विल बी, अब हमको एक सुटेबल मेथड सिलेक्ट करना होगा बैलेंसिंग का। फाइंड आउट सुटेबल मेथड फॉर बैलेंसिंग। फाइंड आउट सुटेबल मेथड फॉर बैलेंसिंग, दैट मीन्स हमने जब ये कैलकुलेट किया Fi और टाउ आई, अब हमने ये देखा कि यहाँ पर बैलेंसिंग हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम को बैलेंस किस तरह से करेंगे। इंटरनल बैलेंसिंग हो सकती है या एक्सटर्नल बैलेंसिंग हो सकती है। अगर इंटरनल बैलेंसिंग भी हो रही है तो वहाँ पर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यानी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी रखनी है और मास कितना रखना है,
अगर हम लोग एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर रहे हैं तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग के लिए भी इसेंट्रिसिटी कितनी रखनी है, मास कितना रखना है और एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस कितनी रखनी है। तो ये 2 पॉइंट्स पर हमको काम करना पड़ेगा व्हाइल ट्राइंग टू बैलेंस एनी अनबैलेंस सिस्टम। अब हम लोग देख रहे हैं मेथड्स फॉर बैलेंसिंग। मेथड्स फॉर बैलेंसिंग। मेथड्स फॉर बैलेंसिंग में फर्स्ट वन विल बी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली a system will be obtained balancing by triangle law of forces, polygon law of forces और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर जो हम सिस्टम बैलेंस करेंगे यानी बैलेंस मास और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू उसको ग्राफिकली कैलकुलेट किया जाएगा। सेकेंड मेथड विल बी एनालिटिकल मेथड। सेकेंड हम कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू अपने बैलेंस मास और इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एनालिटिकल मेथड में अपने पास फिर से 2 मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड विल बी कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड, कुछ बलों को हम उसके घटकों में विभाजित करेंगे और वहां से बैलेंस मास और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू को निकालेंगे। सेकंड हमारा हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है ग्राफिकल मेथड, यहाँ पर बिना कैलकुलेशन के हम कुछ फोर्सेस के डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, लाइक ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। उससे हम लोग बैलेंस मास की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड में एनालिटिकली यानी हमको कुछ कैलकुलेशंस के बाद वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर उसके 2 तरीके, कंपोनेंट मेथड और कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड। कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड जो हमारा है this will be shorter method depending upon the rectangular to polar or polar to rectangular conversion. Component method will be very large if the number of forces involved will be greater. तो फर्स्ट हम चलेंगे component method। Let us take an example of a balance system. Consider a rotating axis with omega, supported air bearings A and B। यहाँ पर जो मास हमारे पास है ये मान लीजिए इस टाइप से है, ये अपनी रेफरेंस लाइन, और यहाँ से हमारे पास दिस मास इज m1 और इसकी इसेंट्रिसिटी हमारे पास E1, m1 E1 रेफरेंस एक्सिस से θ1 की डिस्टेंस पे। सेकेंड मास इज m2 एट डिस्टेंस E2 और एंगल फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस θ2। थर्ड इज m3 eccentricity E3 and this angle θ3। So this system consists of 3 masses m1 m2 m3। इनकी वजह से यहाँ पर अनबैलेंस प्रोड्यूस हुआ, m1 m2 m3 की वजह से अनबैलेंस प्रोड्यूस हुआ। हमको बैलेंसिंग मास की वैल्यू निकालनी है। लेट दिस इज mb और उसकी इसेंट्रिसिटी EB यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, और उसके डायरेक्शन के लिए वी विल कैलकुलेट θb। हमने ये कैलकुलेट करना है कि m1 m2 m3 मासेस का जो ये सिस्टम है इसको बैलेंस करने के लिए हमको कितना काउंटर मास लगाना पड़ेगा, कितनी इसेंट्रिसिटी पे हम लगाएंगे और इसकी पोजीशन θb क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन
or reference axis theta b. So let this MB is placed at a general distance EB, MB balance mass, EB is its eccentricity and theta b यहाँ पर हमने जितने भी एंगल मेजर किए इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं. सो इस एंगल को भी हम लोग ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस. दिस इज थीटा बी. This is theta b. So we have taken an example of static balancing. Static balancing is one when the combined mass center of mass of these three bodies m1, m2 and m3 lies on axis of rotation. Axis of rotation rotating with angular velocity omega. तो हमने यहाँ पर m1, m2, m3 इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो इसी एक्सिस पर है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक बैलेंसिंग. अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से. ग्राफिकल मेथड से अगर इसको सॉल्व किया जाए, वी सी दैट ऑल द मासेस आर रोटेटिंग फ्रॉम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सारे मासेस जो हैं वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं बिकॉज दीज आर ऑल अटैच्ड ऑन अ सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग सपोर्टेड एट ए एंड बी. ए और बी पर इनको सपोर्ट किया गया. तो यहाँ पर अगर वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करें, सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ बॉल 1 F1, this will be m1 E1 omega square. Second, this force is F1. Second will be F2. Third will be F3, and this is FB, centrifugal force of balance mass. Similarly, F2 will be m2 E2 omega square. F3 will be m3 E3 omega square, and the centrifugal force due to balance mass will be mb EB omega square. mb EB ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ओमेगा वैल्यू मिल रही है तुमको, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा वो कांस्टेंट है. ये सिस्टम कुछ इस टाइप का होगा कि ये अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है. मासेस हमारे पास एक यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा मास यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा इसी पॉइंट पे ऐसे लगा हुआ है, फोर्थ ऐसे लगा हुआ है. ऑल द मासेस आर अटैच्ड एट दिस कॉमन पॉइंट. तो यहाँ पर हमको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल गई m1 E1. इस ओमेगा स्क्वायर को हमने हटा भी दिया क्योंकि दिस ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, दिस ओमेगा इज कांस्टेंट. सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 E1, this proportional to m2 E2, proportional to m3 E3, proportional to mb EB. यहाँ से हमको ये मिला. अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये सिस्टम कंप्लीट बैलेंस में है तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी. यानी अब हम चलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज में फॉर ग्राफिकल मेथड. तो हमने इसके मैग्नीट्यूड के बराबर एक वेक्टर पहले ये बनाया, ये दिस इज m1 E1. ओमेगा को हमने इसलिए हटा दिया, वो कांस्टेंट है सारे मासेस के लिए. एक अपना हो गया m1 E1. उसके बाद आप देखिएगा m1 E1 जो बनेगा वो x एक्सिस से θ1 की डिस्टेंस पे, फिर इसी एक्सिस से θ2 पर, इसी एक्सिस से θ2 पर हमारा बनना है F2. तो हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस से चल रहे हैं. एक फोर्स m1 E1 के बराबर बनाया, सेकंड अपना बना F2 E2, सॉरी m2 E2. ये फोर्स हमने बना लिया. थर्ड फोर्स जो हमारे पास है वो इससे θ3 के एंगल पर है. तो ये फोर्स हमको सपोज करिए मिला लाइक दिस फोर्स इज m3 E3. तो इस प्रकार से हमने ये वेक्टर बना लिए.
M1 E1 का एक ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, M2 E2 वैल्यू मिली, M3 E3 और MB EB। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हमको बताता था कि अगर इस तरह से एक पॉलीगन ड्रॉ किया जाए तो इसकी क्लोजिंग साइड जो होगी पॉलीगन की वो हमको इसके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू देगी। मीन्स अगर इसको मिलाया जाए और इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर किया जाए तो दिस विल गिव यू रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से आया? M1 E1 ओमेगा स्क्वायर, M2 E2 ओमेगा स्क्वायर, M3 E3 ओमेगा स्क्वायर। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमको मिला इस वेक्टर के थ्रू। अब अगर हमको सिस्टम को बैलेंस करना है तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को 0 लाना पड़ेगा। ये रिजल्टेंट फोर्स 0 तब आ पाएगा जब इसी के बराबर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए। दैट फोर्स विल बी नोन एज इक्विलिब्रियंट। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आए उस फोर्स को हम बोलते हैं साम्यक बल, इक्विलिब्रियंट। यानी और यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो हमको मिल रहा है, जो बैलेंसिंग मिल रही है वो इस बैलेंस मास MB से मिल रही है। इसको जब हम लोग मेजर करेंगे दिस विल गिव अस MB EB। तो ग्राफिकली हमने F1 F2 F3 इनकी लाइंस को बनाया और जो क्लोजिंग साइड होगी इस पॉलीगन की वो क्लोजिंग साइड हमको देगी मैग्नीट्यूड ऑफ MB EB। अब ये MB EB हमने यहाँ से इसको नापने के बाद निकाला, स्केल से मल्टीप्लाई किया, जो पैमाना हमने माना था। MB EB की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ से जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, अब अकॉर्डिंग टू आवर सुटेबिलिटी हम EB को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट MB EB की वैल्यू यहाँ से नापने के बाद हमको फोर्स मिल रहा है 20 न्यूटन। तो आपने बोला कि 20 न्यूटन MB EB की अगर वैल्यू होनी है तो हम M की वैल्यू को 2 kg रख लेंगे, RB की वैल्यू को 10 यूनिट्स ऑफ लेंथ रख लेंगे, या इसका उल्टा कर सकते हैं एज पर योर स्पेस अवेलेबल फॉर बैलेंस मास MB। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड। अब इसी सिस्टम को हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारा कोई भी सिस्टम बैलेंस कंडीशन में तब होगा जब इस पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। हमने यहाँ पर ये देखा कि जो भी फोर्स हमारे पास आ रहा था वो कुछ इस प्रकार का आ रहा था, ME ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज कांस्टेंट, दैट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू ME। यानी हमने ये देखा फोर्स हमारे पास ये आ रहा है। अगर इस सिस्टम को बैलेंस कंडीशन में लाना है, बैलेंस कंडीशन में सिस्टम आएगा जब आप ये MB लगा दोगे। तो हमने यहाँ पर ये बोला कि सिस्टम विल बी बैलेंस्ड इफ दिस सिग्मा ME प्लस MB EB विल बी 0। क्योंकि यहाँ पर सारे मासेस एक ही पॉइंट पे अटैच किए गए, इसलिए यहाँ पर इसके मूवमेंट वाली कोई बात नहीं होगी। दिस विल प्योर स्टैटिक बैलेंसिंग केस। MI EI where I will be from 1 to n। I is denoting the number of masses। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 मास है, M1 M2 और M3। तो इस केस में अगर n मास हो जाए so this is general MI EI। I will be from 1 to n। For mass first this will be M1 E1, for second M2 E2, for third M3 E3 plus balancing masses। इसने इसको 0 किया। अगर जब तक हमने इस बैलेंस मास MB को नहीं जोड़ा था तब तक ये सिस्टम अनबैलेंस था, वहाँ पर वाइब्रेशंस हो रहे थे, नॉइजी ऑपरेशंस थे। तो उस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमने इस काउंटर मास को लगाया, काउंटर मास या बैलेंस मास को हमने लगाया। मीन्स दिस कैन बी रिटन एज M1 E1 प्लस M2 E2 प्लस M3 E3। ये 3 मासेस हमारे पास पहले से थे, प्लस अपना बैलेंस मास MB EB इक्वल्स टू 0। दिस नेट फोर्स विल बी 0।
इस मास ने इसको बैलेंस कर दिया। सो बेसिक इक्वेशन जो हमारी है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा एम ई इक्वल्स टू 0 इंक्लूडिंग दी बैलेंस मास। यानी ये एम बी लगाने के बाद हमारा जो नेट फोर्स है, बिकॉज नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम ई, सो वी हैव रिटन सिग्मा एम ई इक्वल्स टू 0। यानी जितने भी मासेज हमारे पास हैं, अगर इन सबकी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, देन आवर सिस्टम विल बी इन बैलेंस कंडीशन। सिग्मा एम ई विल बी इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट नेट फोर्स equals to 0, resultant of all the forces M1, M2, M3 masses and MB, the balance mass, this must be 0। अगर इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, कंपोनेंट में हमने ब्रेक किया अगर, तो इसके कॉस और साइन कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद वी कैन राइट दिस लाइक सिग्मा एम ई कॉस थीटा बी, sigma me cos theta equals to 0 and sigma me sin theta equals to 0। मीन्स अगर नेट फोर्स 0 है तो उसके दोनों कंपोनेंट, ये cos कंपोनेंट और ये sin कंपोनेंट, ये भी 0 होंगे, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इस सिस्टम में। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो 3 मासेस का सिस्टम है, M1, M2, M3 का, और बैलेंस मास MB ने उसको बैलेंस किया है। सो नाउ वी विल राइट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर आवर बैलेंसिंग सिस्टम। सिग्मा ME cos थीटा इक्वल्स टू 0, सिग्मा ME cos थीटा इक्वल्स टू 0। This equation we will apply to our this balancing system. Now this becomes to M1 E1, और इस रेफरेंस प्लेन से इसका एंगल है थीटा 1, so this will be M1 E1 cos थीटा 1 plus M2 E2 cos थीटा 2 plus M3 E3 cos theta 3 plus MB EB cos theta B equals to 0 for equilibrium. These all angles theta 1, theta 2, theta 3 and theta B are measured from a common reference line this. So first term is M1 E1 cos theta 1, second M2 E2 cos theta 2, M2 is at theta 2 from this line, and M3 is at theta 3 from this line, M3 E3 cos theta B cos theta 3, and balance mass is at an angle theta B. This angle shown is red line is theta B, MB EB cos theta B. Similarly, for another component it can be written as sigma ME sin theta equals to 0. That means M1 E1 sin theta 1 plus M2 E2 sin theta 2 plus M3 E3 sin theta 3 plus MB EB sin theta B equals to 0. That this is equation number 1, sigma ME cos theta, and this is equation number 2. Now हमारे पास नोन क्वांटिटीज थी M1, M2, M3, ये सारे मास हमको दिए हुए थे। E1, E2, E3 हमारे पास था, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 भी हमारे पास था। हमको कैलकुलेट करना था MB, EB और थीटा B। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन हमको मिल रहा है MB EB cos theta B. This will, these 3 terms, minus sigma ME cos theta, where I from 1 to 3
I फ्रॉम 1 to 3, 3 मासेज है हमारे पास। इस इक्वेशन से एम बी ई बी कॉस थीटा बी दिस विल बी इक्वल टू, उस साइड जाएगा, इसको हमने नेगेटिव लिया तो ये हो गया m1 E1 cos थीटा 1, m2 E2 cos थीटा 2